हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को इम्प्लीमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया था। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा दूंगा, जिससे आपका निश्चित रूप से आपका अपकमिंग वैकेंसी जो बिहार लाइब्रेरियन है, निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। अगर आप इसको कर लेते हैं एमसीक्यू और आपका डिस्क्रिप्टिव, तो आपका कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है। और इसी गारंटी के साथ मैं उन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ जो पिछले चाहे वो एनबीएस हो, केवीएस हो या डिफरेंट लाइब्रेरी साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने लेकर के आया हूँ और काफ़ी उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं और ये टॉपिक आपको आगे भी काम आएगा, सिर्फ आपके कहीं वैकेंसी नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट बहुत बिहार लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो है ही। मान लीजिए बिहार जैसे डोमिसाइल चर्चा में आए कि डोमिसाइल लागू हो गई है, तो मान लीजिए अदर स्टेट वाले नहीं डाल सकेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आप इम्प्लीमेंट से रिलेटेड पूरे डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के साथ साथ उसका एमसीक्यू कर लीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो बिहार में बैठे, बिहार अपकमिंग वैकेंसी, या आप एनबीएस में, केवीएस में। ये भी सोर्सेज से मालूम चला है कि 1 अक्टूबर तक केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कल केवीएस में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 2 महीना मिलता है और 2 महीने में ही मैं आपको कंप्लीट केवीएस का तैयारी कराऊंगा। ये हमें अभी चूँकि बिहार में जो भी वैकेंसी आ रही है उसका तो मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, और यदि केवीएस की वैकेंसी आती है तो वो भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा और डिटेल सिलेबस के साथ तैयारी कराऊंगा। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और कमेंट जारी रखें। मैं भी आपके साथ वीडियो लेकर के आता, मैं कोशिश करता हूं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं और जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाए जिससे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। हम लोग लगभग 10-15 क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग। तो पहले देखिए, यहाँ पर तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं इन पर कि हड़बड़ी में गलती ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कंसेप्ट सही है तो आप गलती ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे और राइट आंसर दे करके आएंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये भी सही है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी नेटवर्क और इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर तो आप लोग पता होगा, जब डिटेल्स में आप पढ़े होंगे, पढ़िएगा तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में पता हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरी का इम्प्लीमेंट क्या है, लाइब्रेरी का नेटवर्क है जो क्या करता है, रिसोर्स का शेयरिंग। अब मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बताया हुआ हूँ, इसलिए आज ज़्यादा मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे इम्प्लीमेंट वाले लेक्चर को पढ़ लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं होता है और इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which year Information and Library Network implement initiated by UGC? UGC द्वारा कब इम्प्लीमेंट को इनिशिएट किया गया था? तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन है 27 फरवरी 1990, 27 फरवरी 1991, 26 फरवरी 1989 और 16 मई 1996। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 27 फरवरी 1991। ये आप याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक ईयर ऐसा भी है जो आपका इससे रिलेटेड है, 16 मई 1996। कैसे इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये तो पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस दोनों को। लेकिन ये जो बना था आपका IUCAA, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के रूप में बना था 1991 में आपका
ईजीसी द्वारा। बस बट इसको 16 मई 1996 को इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना दिया गया। ये कब बना दिया गया? 1996 को, 16 मई 1996 को। ये याद रख लीजिएगा। इससे हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन ना आकर के इस तरह का आपको कब इसको इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मई 1996। बट जब आपको कहेगा कि ईजीसी ने कब इसको एस्टैब्लिश किया था इम्प्लीमेंट को, तो आपको याद रख लेना है कि 27 फरवरी 1991। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम अंडर इम्प्लीमेंट इज ए रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन? कौन सा प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट का है, जो कहलाता है क्या? रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। रिपोजिटरी मतलब होता है कि खजाना या कोष। तो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए इम्प्लीमेंट का जो कौन सा प्रोग्राम है जो खजाना कहलाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए। यहाँ पर देखिए शोध गंगोत्री, जिसका मैंने डिटेल्स में बताया था कि ये जो होता है रिसर्च इन प्रोग्रेस। जिसे कोई भी आप सिनॉप्सिस सर्च कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि इस पे ऑलरेडी कौन कौन से इस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है, तो आप शोध गंगोत्री जा सकते हैं। तो रिसर्च इन प्रोग्रेस कौन सा रिसर्च है जो अभी कंटिन्यू है। शोध सिंधु क्या होता है कि जैसे भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस जो रहते हैं आपका, तो वो सब आपका शोध सिंधु में क्या होता है कि जितने भी जर्नल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सब आपको शोध सिंधु पर मिल जाएगा आर्टिकल्स। तो यहाँ पर ये क्या है हो जाएगा जर्नल्स के लिए क्या है, इस शोध सिंधु पे आप जा सकते हैं। शोध गंगा क्या है? थीसिस एंड डिसर्टेशन। और विद्वान डेटाबेस है जो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनका एक डेटाबेस बना जाता है इम्प्लीमेंट के एक विद्वान प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि शोध गंगा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए यहाँ पर कौन सा है? शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस। इस शोध सिंधु जैसे जो भी जर्नल्स होते हैं वो सब आपको इस शोध सिंधु पे मिल जाएंगे। और शोध गंगा हो जाएगा थीसिस एंड डिसर्टेशन। और आपका विद्वान डेटाबेस क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट क्या होता है? इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एक डेटाबेस बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा कि शोध गंगा। ये याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ शोध गंगोत्री प्रोग्राम। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि शोध गंगोत्री का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इस प्रोग्राम के अंदर क्या आता है। तो टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ ई कंटेंट तो प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी रिसर्च प्रोग्रेस होता है, चल रहा है कंटिन्यूएशन में, उस पर ये आपको सिनॉप्सिस वगैरह का। तो यहाँ पर तो टू प्रोवाइड एक्सेस टू ई कंटेंट ये नहीं होगा। टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स के लिए मैं क्या बताया था आपको? ई शोध सिंधु, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि टू होस्ट सिनॉप्सिस। देखिए जो क्या किया कि सिनॉप्सिस का है जहां पर कहां कलेक्शन मिलता है, तो शोध गंगोत्री में मिलता है जो भी रिसर्च चल रहा होता है। तो यहाँ टॉपिक्स है ना, रिसर्च टॉपिक्स सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर। जो भी रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर रहे होते हैं, तो पीएचडी जो वो कर रहे होते हैं तो वो शोध गंगोत्री में अपने सिनॉप्सिस को अपलोड कर देते हैं। तो क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टू होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक्स सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर और टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो मैंने बताया था ना यहाँ पर कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का डेटाबेस कौन है, तो विद्वान डेटाबेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्वान। या याद कर लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर विद्वान। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
टू होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक्स सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ इन्फ्लिमनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली रिसोर्सेज। यहाँ होता है कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि सब्सक्राइब आपको उस प्रोग्राम को करना पड़ता है जो इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत सारे रिसोर्सेज उनके फ्री हैं, बट कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है? तो ई शोध सिंधु है, विद्वान है, इंडिकैट है और शोध गंगा है। देखिए, शोध गंगा के लिए कोई सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, यह याद रख लीजिएगा कि शोध गंगा ये फ्री है, ओपन टू ऑल है। इंडिकैट भी ओपन टू ऑल है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब है विद्वान, किसके लिए है? कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो डेटाबेस बनाती है उसके लिए, तो वो इसके लिए भी कोई, तो यहाँ पर ई शोध सिंधु इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा कि ई शोध सिंधु। और एक होता है इसी के अंदर एनालिस्ट आता है, तो एनालिस्ट कॉलेजेस के लिए था और ई शोध सिंधु यूनिवर्सिटीज के लिए है। तो यहाँ पर अभी एनालिस्ट को मर्ज कर दिया गया है ई शोध सिंधु में। तो आप यहाँ पर क्या है कि इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट से एमओयू को साइन करना पड़ता है, तभी आदि उनके बीच में एक जो उनका कुछ चार्जेज है उसको पे करना पड़ता है, तभी आपको इस शोध सिंधु का एक्सेस मिल सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई शोध सिंधु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डज विद्वान जो है प्राइमरली सर्व्स एज। विद्वान जो डेटाबेस है वो इम्प्लीमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका किस पर्पज से उनको बनाया गया है? तो यहाँ है रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस। मैंने बताया था कि नाम से है विद्वान, विद्वान मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इन्हीं को कहते हैं ना विद्वान। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन नहीं होगा। ए डेटाबेस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यहाँ पर बताया था ना कि मैंने कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ये स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ये डेटाबेस है विद्वान डेटाबेस, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन, ये भी नहीं होगा, और ये कैटलॉग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये डेटाबेस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स, डिफरेंट जो फील्ड्स जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ये डेटाबेस बनाया जाता है, विद्वान डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज ई शोध सिंधु फोकस ऑन। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं क्वेश्चंस को। ई शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध गंगा, ई शोध सिंधु, विद्वान डेटाबेस, मैं बार बार उन क्वेश्चन को रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि विद्वान डेटाबेस क्या है, ई शोध सिंधु क्या है, शोध गंगा क्या है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मैं ला करके उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से याद हो जाए और आप एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज होकर के आंसर को गलत होकर के नहीं दे करके आए। तो शोध गंगा, शोध सिंधु, ये सब आप बार बार याद कर लीजिए। तो व्हाट डज ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु किसके लिए है? थीसिस एंड डिसर्टेशन किसके लिए है? जैसे जो भी थीसिस और डिसर्टेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो शोध गंगा पे मिलेगा, शोध गंगा पे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? देखिए, ये ई शोध सिंधु क्या है कि ई बुक्स एंड ई जर्नल्स जो भी जितने भी होते हैं सब आपको किसमें मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ई शोध सिंधु, ई शोध। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है ये ई शोध सिंधु के अंदर, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ई शोध सिंधु। ये तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी कर लिए कि ई शोध सिंधु। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडिकैट? नाम से ही समझ में आता है, इंडियन कैटलॉग। ठीक है, बार बार कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इंडियन, इसको इंडिकैट मतलब इंडियन कैटलॉग। कैटलॉग मतलब क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप इसको। तो ए मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर्स का ये डेटाबेस नहीं है, क्योंकि कैटलॉग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैटलॉग ये
किसका डेटाबेस है? भारतीय जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनका ये डेटाबेस है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, रिसर्चर्स का डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट है कि ये डेटाबेस ऑफ ई कंटेंट, ये ई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ये भी गलत हो गया। ए टू एवेलुएट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ यूनियन कैटलॉग ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज। क्या होता है? इंडिया में जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनका ये डेटाबेस है, और जो इंफिनिट से जिन्होंने एमओयू कर लिया है, अपने रिसोर्सेज को शेयर किया है, ठीक है। तो उसलिए ये कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग, ये याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रोवाइड, टू प्रोवाइड एक्सेस क्या करता है? टू यूनियन कैटलॉग ऑफ वेरियस लाइब्रेरी। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRINS? इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, ये नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट है, ये हमारा गलत हो गया। इंडियन डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। IRINS एक क्या है? एक डेटाबेस है। किसके लिए? एक तरह से शोकेस का काम करता है। जितने भी आपके स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं उसका ये एक तरह से कहते हैं कि शोकेस मतलब क्या होता है? अपने जितने भी आप जैसे घर में देखते हैं ना, शोकेस बनाते हैं हम लोग। शोकेस मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कलेक्शन है या आप अपने अवार्ड या जो भी आपने कलेक्ट किया है उसका आपने शोकेस बना लिया है। तो इसी तरह एक IRINS ये एक तरह से आपका शोकेस है। ये किसके लिए हेल्प करता है? कि कोई रिसर्च स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, उसके लिए एक हेल्प करता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा कि इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनफीड? तो यहाँ पर ऑप्शंस है इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, इंटीग्रेटेड फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटेशन, इंप्लीमेंट फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी और इंफॉर्मेशन एंड फेडरेशन। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन। ये बाद में ये सब गलत है। आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आपको कट करना है, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप कट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं पढ़े हैं, तो आप ऑप्शन को उन्हीं ऑप्शन को दिया जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो करके गलत आंसर करते हैं। तो इनफीड क्या है? इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन। ये क्या है? एक इसी के अंदर एक आता है सिबॉलित। तो सिबॉलित क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इस फेडरेशन के माध्यम से जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको सीमलेस प्रोवाइड ई रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। सीमलेस मतलब बिना कोई बाउंड्री के, ठीक है। आप जा करके ई रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। इस तो ये फेडरेशन क्या होता है? जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको एक मिला करके एक इनफीड बनाया गया है, और इनफीड क्या करता है कि आपको ई रिसोर्सेज का सीमलेस एक्सेस देता है। तो यहाँ पर हमारा 10। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शेरनी? देखिए नाम से ही समझ में आता है शेरनी मतलब कहां पर, यहां पर उच्चारण क्या हो रहा है? फीमेल को बता रहा है। शेरनी मतलब फीमेल। तो यहां पर है कि सी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, स्टैंडर्ड रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, सी नेटवर्क इन इंडिया एंड रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। देखिए यहां पर सी आपको याद कर लेना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ये सब गलत होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इसलिए यहाँ पर सी को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी और आर फॉर रिसर्च, नेट एंड फॉर नेटवर्क इन इंडिया। तो ये आपको याद कर लेना होगा, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। किसने, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरनी किनका प्रोजेक्ट है? तो शेरनी आपको याद रखना होगा कि ये इन्फिलिमनेट का प्रोजेक्ट है, और ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो डिफरेंट वेरियस फील्ड्स होते हैं उसमें ये वुमेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका ये डेटाबेस है शेरनी,
ठीक है। तो जैसे मैंने विद्वान का डेटाबेस बताया तो विद्वान में सारे आ जाते हैं, बट इसमें जो शेरनी नाम से ही समझ में आता है कि जो एक्सपर्टीज होते हैं वेरियस फील्ड्स में, ओनली फॉर वुमेन, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शेरनी। तो सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, इसलिए यहां पर सी के रूप में यूज किया गया है। स्टैंडर्ड रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया नहीं होगा, सी नेटवर्क इन इंडिया नहीं होगा, और रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया ये नहीं होगा। तो ये किनके द्वारा, इम्प्लीमेंट के द्वारा दिया गया है शेरनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इम्प्लीमेंट प्रोग्राम इज अलाइंड विथ द अटल इनोवेशन मिशन। कौन सा प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है और वो किसके साथ टैग किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन। तो यहां पर ऑप्शन है हमारा ARIIA, विद्वान, ई शोध सिंधु और IRINS। तो यहां पर हम लोगों ने सबको जान लिया है कि विद्वान क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का डेटाबेस है। ई शोध सिंधु क्या है कि आपका जितने भी ई जर्नल्स होते हैं, ई जर्नल्स इसके लिए तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ई शोध सिंधु में, ठीक है। ई बुक्स, ई जर्नल्स, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, ई शोध सिंधु में जाते हैं। इसके बाद IRNIS ये हम लोगों का नहीं है, क्योंकि ये IRNS के अंदर में क्या आता है, एक नेटवर्क सिस्टम है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ARIIA क्या, अटल रैंकिंग। इसका हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लीजिएगा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। क्या होता है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता के विकास के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है और उसी से आधार पर उसका रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ARIIA ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इनका फुल फॉर्म क्या हुआ ये आप याद रख लीजिएगा, और इनका क्या ये है तो वो भी याद रख लीजिएगा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच उद्यमिता और विकास के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन, कि इनका मेन वही है ARIIA का। तो हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस को कर लिया है। उम्मीद है कि इनसे 2 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा, और भी एक पूरा आप इम्प्लीमेंट, जैसे इम्प्लीमेंट के द्वारा कौन कौन सी, जैसे सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वो इम्प्लीमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इम्प्लीमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप एक बार पूरा डिटेल्स में भी वीडियो को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका MCQ को कीजिए। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपका इससे आ जाएगा। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंट के स्थापना से लेकर के कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रख लीजिएगा 27 फरवरी 1991। और ये कब बना था, ये आपका इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर कब बना था, तो 16 मई 1996 को। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको इसी से आ जा सकता है, और थोड़ा सा डीप जाएगा तो ई शोध गंगा, ई शोध सिंधु, शोध गंगा पे जा सकता है, और विद्वान डेटाबेस तक जा सकता है। वहाँ से उम्मीद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपका इसी एक इस्टेब्लिशमेंट से रखे जिसने इसको कब इस्टेब्लिश किया था इम्प्लीमेंट को, तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन आता है। आप कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका इससे क्वेश्चन जाए छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है आपके साथ। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नेटवर्क्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी नेटवर्क्स हैं तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस इंडिया में जितने भी नेटवर्क हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इम्प्लीमेंट है। निश्चित रूप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी नेटवर्क के साथ आएंगे। फिर MCQ भी मैं लाते रहता हूँ ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आपका MCQ भी सॉल्व हो जाए। उससे आपका दोनों तरह का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और MCQ भी सॉल्व हो गया। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल से जुड़े हैं अच्छी बात है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि लाइक कमेंट मैं देखता हूं कि बहुत कम ही कमेंट्स लोग करते हैं। वीडियो को देखते जरूर हैं बट कमेंट नहीं करते हैं।
कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट, आप जो भी अच्छा लगता है, खराब लगता है, जो भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कीजिए, आपका ही कमेंट, मैं आपके लिए ही वीडियो लाता हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपके समक्ष आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।